ये ज़रा मैं वेबसाइट भी खोल लूँ ताकि आपको पता लग जाए मैं क्या बात कर रहा हूँ ना। माउस लाते जाते हैं नीचे। ये मैंने यहाँ पे माउस रखा, लिंक बना हुआ आ गया ना। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, हम इनकी बात कर रहे हैं। ये सब क्या है हमारे पास, हाइपर लिंक्स है। ये हमें देख रहे हैं कि क्या भाई सफिशिएंट बने हुए हैं, जो भी हमने इनकी थ्योरी पढ़ ली है एसईओ के पॉइंट से। यानी हम इसको एसईओ के पॉइंट से देख रहे हैं, हम इसको वेबसाइट डिज़ाइन के पॉइंट से बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि गूगल ये कह रहा है कि आपकी वेबसाइट के रैंक होने के लिए उस पर लिंक्स होने चाहिए। कौन से लिंक्स होने चाहिए? इंटरनल भी होने चाहिए और एक्सटर्नल भी होने चाहिए। मीन्स कोई बंदा आपके होम पेज पे विजिट कर रहा है तो उस पर एक ऐसा लिंक होना चाहिए जो उधर से उसको सर्विसेज के पेज पे ले जाए। कोई बंदा आपकी सर्विसेज पेज को विजिट कर रहा है, उस पर ऐसा लिंक होना चाहिए जो क्लिक करे तो वो होम पेज पर चला जाए। तो ये कैसा लिंक हुआ? ये इंटरनल लिंक। मूवमेंट वेबसाइट के अंदर ही मूवमेंट हो रही है ना। फिर अगर कोई बंदा किसी लिंक पे क्लिक करे और वो आपके फेसबुक पेज पर चले जाए, भैया आपका जो फेसबुक पेज है, क्या आपका फेसबुक पेज आपकी वेबसाइट का हिस्सा है? नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? पेज नहीं वेबसाइट का हिस्सा नहीं है, आपके बिजनेस का हिस्सा है, वेबसाइट का हिस्सा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जब वो उस पर क्लिक करेगा तो ये कौन सा टाइप का लिंक हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास वेबसाइट एसईओ के लिए आएगी तो हम ये देखेंगे कि क्या इस पर इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक सफिशिएंट हैं, और अगर उस पर ये लिंक सफिशिएंट नहीं होंगे तो हम ये वाले लिंक बिल्डिंग करेंगे। ठीक है, अब हमें समझ में आ गया कि भाई ये लिंक इस तरीके से है। अब हम एक काम करते हैं, एक फाइल खोलते हैं, ज़रा हम थोड़ी सी लिंक की साइंस को समझ लेते हैं। ये वेबसाइट है, ये सारी की सारी वेबसाइट ही खुल गई है। हम एक काम कर लेते हैं भाई, अपनी उसको इमेज को खोलते हैं जिस पे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे ताकि आपको इजीली समझ में आए। HTML क्लास, ये एंकर वाली फाइल ही खोल लेते हैं। इस पर राइट क्लिक करो, सबको बताना क्या करना है, एडिट विद नोटपैड प्लस। चलें, ये प्योरली हमने सिर्फ हाइपरलिंक को ही डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे, और इसको और समझने के लिए 2-3 लाइनों में भी कर लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियरली पता लगे हम क्या बात कर रहे हैं। आई होप अब आपको सबको नज़र आ रहा है। हाइपरलिंक को हम कहते क्या हैं? एंकर। जी, हाइपरलिंक को हम क्या बोलते हैं? एंकर। ठीक है, अच्छा, इसको लगाने के लिए जो हमारे पास टैग है वो कौन से वाला है? ए का टैग है। जैसे लिंक का टैग था ना एक, जैसे टाइटल का टैग था, इसी तरह ये कौन सा टैग है? ये ए का टैग है। ए स्टैंड फॉर एंकर, कोई मुश्किल बात नहीं है। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? href। ये पहले भी आप इसके इस एट्रीब्यूट को जानते हैं किसी और टैग में, मगर यहाँ पर इसका बिहेवियर क्या है ये देख लेते हैं। हाइपर रेफरेंस, आगे क्या किया मैंने? अपने फेसबुक पेज का URL दे दिया। तो मेरा ख्याल है सबको पता लग गया होगा कि अगर किसी भी वेबसाइट पर ये वाला लिंक लगा होगा तो ये किसको इशारा कर रहा है? किस तरह के लिंक को इशारा कर रहा है? एक्सटर्नल लिंक को, क्योंकि वो पेज का लिंक नहीं है बल्कि वो किसका लिंक है? वो किसी और जगह पे लेकर जा रहा है। ठीक है, ठीक हो गया। तो अब आपको ये समझ में आ गया लिंक कैसे देना है। लिंक कैसे देना है? जहां पर भी लेकर जाना है उसका पेज का URL बता दो। अगर आप अपनी ही वेबसाइट के पेज पे लेकर जाना चाहते थे और आपकी वेबसाइट लाइव भी है तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर आप कौन से वाला URL दोगे? लाजमी बात है अपनी वेबसाइट के उसी पेज का URL देंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगला एट्रीब्यूट कौन सा आ रहा है इसमें? जी, अगला एट्रीब्यूट इसमें आ रहा है टारगेट। नाम से पता लग रहा है कि भाई टारगेट क्या आपको जाना कहाँ है। मैंने बताया ना कि जब भी हम किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो कहाँ खुलता है? नंबर वन उसी पेज पर, नंबर 2 न्यू टैब पर। तो वो पूछ रहा है कि भाई उसी पेज पर अपना लिंक खोलोगे कि नए पेज पर खोलोगे। अगर तो हम लिखेंगे _blank, इसका क्या मतलब हुआ? ब्लैंक खाली का मतलब नया, ऐसे ही है ना, नए पेज पे खुलेगा ना। और _parent का मतलब होगा सेम पेज। एक वक्त में दोनों तो नहीं लिखने ना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए दोनों साथ लिखे हुए हैं कि एक ऑप्शन क्या है? ब्लैंक, दूसरा ऑप्शन क्या है? पेरेंट। एक ऑप्शन है ब्लैंक, एक ऑप्शन है पेरेंट। आप क्या चाहते हैं? नए पेज पर के उसी पेज पर। ठीक हो गया। फिर क्या लिखा हुआ आ गया? टाइटल। टाइटल क्या होता है? हमने पहले इमेज में भी देखा था। जैसे ही माउस इस पर रखा तो ऊपर लिखा हुआ आ गया मिनिमाइज।
तो हम ये कहते हैं जैसे ही हम माउस अपने हाइपरलिंक के ऊपर रखें तो कोई मैसेज आना चाहिए। वो कौन सा मैसेज आना चाहिए, वो कहाँ पे लिखने वाले हैं हम, टाइटल पे। कहाँ पे मैसेज आना चाहिए, हाइपरलिंक टेक्स्ट के ऊपर जो माउस रखेंगे, हाइपरलिंक टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। तो हमने क्या लिखा भाई, डिजिटल मार्केटिंग। लाजमी बात है, आपको पता है ना, यहाँ पर हम कीवर्ड को अकोमोडेट कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद टैग बंद हो गया, ऐसे ही है, एंकर का टैग क्लोज हो गया, एंकर बन गया। एंकर कहाँ लेकर जाएगा आपको, एक फेसबुक पेज पर, लेकिन कहीं क्लिक तो करना पड़ेगा। अभी तक हमें ये नहीं बताया कि क्लिकेबल टेक्स्ट कौन सा होगा, नहीं बताया ना कि भाई क्लिक किसको करना है। होम का बटन होगा, क्लिक हेयर लिखा हुआ आ रहा होगा, पेज फेसबुक पेज लिखा हुआ आ रहा होगा, क्या लिखा हुआ आ रहा होगा। क्लिकेबल टेक्स्ट जो होता है वो कहाँ होता है, यानी एक्चुअली ये मैं लिख के मिटा दूंगा अभी, ये मैंने लिख दिया क्लिकेबल टेक्स्ट। एक्चुअली ये जो मैंने लिखा है ना डिजिटल मार्केटिंग, ये क्या है, उसका क्लिकेबल टेक्स्ट है। जैसे आप किसी वेबसाइट को खोलते हो तो उसके ऊपर मेन्यू बार आ जाती है, होम का बटन, अबाउट अस का बटन। तो अगर आप होम के बटन पे क्लिक करें तो होम पेज पे आते हैं ना, अगर अबाउट अस पे क्लिक करें तो आते हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ, अबाउट अस तो एक हाइपरलिंक है, मगर उसका क्लिकेबल टेक्स्ट कौन सा है, वो जो हमने लिखा हुआ है अबाउट अस टेक्स्ट। अगर थोड़ी देर के लिए सोचें, किसी वेबसाइट के मेन्यू पर होम का बटन भी ना नजर आ रहा हो, अबाउट अस भी नजर ना आ रहा हो, सर्विसेज भी नजर ना आ रहा हो, कॉन्टैक्ट अस भी नजर ना आ रहा हो, बट स्टिल किसी ने मेन्यू बार बनाया हो, तो नजर ही नहीं आ रहा भाई वो, तो क्लिक कैसे होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जब भी हाइपरलिंक्स बनाएंगे तो साथ में क्लिकेबल टेक्स्ट लिखना है। और आपने देख लिया क्लिकेबल टेक्स्ट कहाँ पे आता है, कहाँ पे आता है, क्लिकेबल टेक्स्ट लिंक क्लोज करने के बाद आता है, ऐसी है ना। जैसे ही हमने हाइपरलिंक क्लोज कर दिया हुआ, ये देखें हाइपरलिंक, ये नहीं समझना कि टाइटल के बाद आता है। भाई टाइटल को मैं टारगेट से पहले लिख सकता हूँ। आपको पता है कि एट्रीब्यूट की कोई जगह फिक्स नहीं है, कोई भी एट्रीब्यूट पहले और बाद में आ सकता है। आपने ये कहना है कि एंकर का टैग क्लोज होने के बाद आता है। जहां पर एंकर का टैग बंद हो गया वहां पर पहले आएगा क्लिकेबल टैग और फिर आएगा एंड एंकर, यानी कि एंड ए स्लैश ए, जिससे हमें पता लगेगा अभी हमने इसे क्लोज कर दिया। चलो जी, अब इसमें से जो चीज़ें मैंने समझाने के लिए लिखी थी जरा उनको रिमूव करते हैं। नंबर 1 एंड नंबर 2, ये वाला मैंने कहा ना, इन दोनों में से एक वक्त में एक बिहेवियर। थोड़ी देर के लिए ये सोचते हैं कि ना तो आप लिखते हो अंडरस्कोर ब्लैंक और ना ही लिखते हो आप अंडरस्कोर पेरेंट, फिर क्या होगा, HTML का बाय डिफॉल्ट बिहेवियर जो होता है वो अंडरस्कोर पेरेंट होता है। पेरेंट का मतलब क्या हुआ, उसी सेम पेज पे सब कुछ खुल जाएगा, नए पेज पे नहीं जाएगा। सो हमको अगर नए पेज पे लेकर जाना है तो हमें क्या करना है, ब्लैंक करना है। SEO के पॉइंट से पेरेंट की बजाय ब्लैंक ज़्यादा बेहतर होता है। उसकी क्या वजह होती है, भाई कोई बंदा हमारी वेबसाइट पर आया, आते ही उसने हाइपरलिंक पे क्लिक कर दिया तो उसका हमारी वेबसाइट का टाइम तो कम हो गया ना एक पेज का। मतलब आया, उसको कुछ अच्छा लगा, 6-7 सेकंड के अंदर उसने एक लिंक पे क्लिक किया तो पेज रिप्लेस हो गया एक दूसरे पेज के साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे एक पेज का इंगेजमेंट टाइम कम हो गया। लेकिन अगर हम यूं कर दें कि हर लिंक हमारा नए पेज पे खुले तो क्या होगा, पुराना पेज बंद तो नहीं होगा, पुराना पेज भी खुलेगा, फिर नए पेज चला जाएगा, फिर तीसरे लिंक पे क्लिक करेगा, फिर तीसरा पेज खुल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल के मुताबिक हमारा पेज इंगेजमेंट टाइम कम शो नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब SEO के पॉइंट से रिकमेंडेड कौन से वाला है, ब्लैंक। ठीक हो गया। चलो जी, अब जरा इसको एक्सरसाइज करके देख लेते हैं। ये मैंने टेक्स्ट के तौर पे लिखा हुआ है, सिंपल टेक्स्ट मैसेज। मैं इसको रिमूव भी कर दूं तो कोई मसला नहीं है भाई। चलो खोलें इसको जरा। आ गया लिंक, हाइपरलिंक बना हुआ आ गया जी। टाइटल भी आ रहा है इसके ऊपर लिखा हुआ, हमने डिजिटल मार्केटिंग लिखा था। इस पर क्लिक करें तो क्या होगा, वो वाला पेज भी खुल जाएगा। वेबसाइट नहीं थी खोली हमने, इसमें पेज खोला था। ठीक है, तो आपने जिस पेज पे भी क्लिक किया वो वाला खुल गया, यानी हमें यह पता लग गया कि ये है हाइपरलिंक। क्लियर हो गया, सबको पता लग गया। हाइपरलिंक में टेक्स्ट भी हो सकता है क्लिकेबल टेक्स्ट के तौर पर, और तस्वीर भी लगाई जा सकती है। हाँ, जरा एक एग्जाम्पल कर लेते हैं और बात खत्म करते हैं इसके बाद। ले जी, मैं एक और हाइपरलिंक लगा देता हूँ इसके साथ ही। हाँ,
आप लोगों ने मुझे बताना है कि इसमें तस्वीर कैसे सेट करें। सब कुछ वैसे ही रख रहा हूँ मैं, सिर्फ इस दफ़ा क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे क्लिकेबल टेक्स्ट थोड़ा सा चेंज करने लगा हूँ। क्या करने लगा हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो क्लिकेबल टेक्स्ट है हमारा वो क्या हो जाए, तस्वीर हो जाए, टेक्स्ट की बजाय तस्वीर हो जाए। सिर्फ ये बताने के लिए कि भाई टेक्स्ट ही नहीं हर दफ़ा रखा जा सकता, किसी की वेबसाइट पे क्लिकेबल टेक्स्ट इमेज भी हो सकता है और किसी की वेबसाइट पे क्लिकेबल टेक्स्ट भी हो सकता है। मोस्टली तो टेक्स्ट ही होगा। क्या करेंगे भला, कोई बताएगा मुझे? अब यहाँ पर सिंपली जो है ना भाई, इमेज का टैग लगा लो, उसी तरह जैसे कि प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। चलो जी फेविकॉन लगा दें, लगा दिया। क्या नाम था जी फाइल का, मेरा ख्याल है यहाँ पड़ी होगी जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। विड्थ इक्वल्स टू 80। इसका क्या मतलब है 80 का भला, कौन बताएगा मुझे? मैं क्या 80 का क्या मतलब है? पिक्सेल्स, बिल्कुल ठीक है। और अगर मैं इसके आगे यूँ परसेंटेज लगा दूंगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी इमेज का साइज है उसका 80% उसे होना चाहिए। और अगर मैं उसके आगे कुछ नहीं लिखूंगा, इसका मतलब है कि मैं जो साइज बता रहा हूँ वो किस में बता रहा हूँ, पिक्सेल्स में बता रहा हूँ। ठीक हो गया, लिखा गया भाई, सही लग गया कि कुछ मिस्टेक तो नहीं है? ज़रा मुनासिब है, वैसे इसको यूं कर ले तो ज़रा अच्छा हो जाएगा। क्या ख्याल है? ठीक है, उसको ज़रा बेहतर समझ में आ गया। वैसे उसने वैसे भी लगा देना था। चलें अब ज़रा देखते हैं। इस बार देखा है मैंने छोटा कर दिया इसको ज़रा, बाकी रिलेटिवली छोटा आपने करना है कि इमेज डिस्ट्रैक्ट ना हो। ठीक है, अभी तो फिलहाल मैंने जो भी था उसको 80 पिक्सल बाई 80 पिक्सल कर दिया, क्योंकि यहाँ पर इसको पूरी तस्वीर तो नहीं शो करना ना, यहाँ पर हम इसको आइकॉन शो करना चाह रहे हैं। चलें जिसे खोलें ज़रा, आ गया। अब माउस इस पर रखें, ये भी लिंक है, ये अलग लिंक है। इसमें देखें एक और HTML का टैग समझ लेते हैं, जो कि ज़रूरत के लिए हमें समझना पड़ा भाई। क्या BR HTML का टैग है, SEO से कोई रिलेट नहीं करता, SEO का इसका कुछ लेना देना नहीं है। BR का मतलब यह है कि वो जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ लिखते हैं ना, तो फिर क्या करते हो, एक लाइन से दूसरी लाइन में जाने के लिए एंटर करते हैं ना, तो ये एंटर है। अगर आपको यहाँ पर भी लाइन फीट चाहिए, एक लाइन का स्पेस चाहिए, तो एक BR लगा दो। 2 लाइनों का स्पेस चाहिए तो 2 दफा BR लगा लो भाई। जितने लाइनों की स्पेसेस चाहिए उतने BR लग सकते हैं भाई। SEO से कुछ लेना देना नहीं है, वो दोनों इकट्ठे जुड़ गए थे तो मैंने कहा अलग-अलग लाइन कर ले। ऐसे ही है, ठीक हो गया। अब हमने अबाउट जितने भी हमें टैग्स की ज़रूरत थी HTML की SEO के पॉइंट से, कि जब हम वेबसाइट को एडिट कर रहे हो तो वो हमने सारे देख लिए। हमने शुरू किया टाइटल के टैग के साथ। सबसे पहले हमने देखा टाइटल का टैग, फिर हमने देखा लिंक का टैग। लिंक का टैग क्या कर रहा था, फेविकॉन लगाता था। फिर हमने देखा बॉडी में आने के बाद हेडिंग स्टाइल। हेडिंग स्टाइल के बाद हमने कहा भाई पैराग्राफ होता है, और पैराग्राफ के अंदर जो आपका कीवर्ड है उसको प्रोमिनेंट करने के लिए हम बोल्ड या स्ट्रॉन्ग का टैग इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही है। उसके बाद हमने कहा भाई एक वेबसाइट है जिसके अंदर बहुत सारी तस्वीरें हैं, हमें इमेज ऑप्टिमाइजेशन करनी है, तस्वीरों को ऑप्टिमाइज भी करना है, तो उसके लिए ज़रूरी कौन सा टैग है, IMG का टैग है। और उसके बाद आज हमने फाइनली एक और टैग देखा लिंक का, हाइपर लिंक का टैग। ठीक है, तो ये वो टैग्स हैं जब हम किसी वेबसाइट की SEO कर रहे होंगे तो हमें बार बार इनकी ज़रूरत पड़ेगी, हमें बार बार इनमें काम करना पड़ेगा। यानी जब भी आपको चेंजेस करनी है हमेशा यहाँ आके करनी है। भाई किसी ने अपनी वेबसाइट का कीवर्ड टाइटल में नहीं लिखा तो लेकर आएंगे ना, किसी ने फेविकॉन नहीं लगाया तो लगाएंगे। अगर किसी ने हेडिंग स्टाइल में लिख दिया भाई वेलकम टू ABC कंपनी, सही लिखा कि गलत लिखा? हाँ सही लिखा कि गलत लिखा? लिखा वेलकम टू ABC कंपनी, भाई ABC उनकी कंपनी का नाम है। हाँ सही लिखा कि गलत लिखा? H1 के अंदर सही लिखा, आगे हाँ सही लिखा कि गलत लिखा? हाँ बदनाम हो गया क्या? गलत लिखा, सही नहीं लिखा। यही तो काम है हमारा, यही हमारा काम है ना
हमने उसके जो कीवर्ड्स हैं उनको उस जगह पे लिखना है जहां पर गूगल हमें कह रहा है कि लेकर आओ कीवर्ड्स को, तो हमने गलत लिखा, सही नहीं लिखा। हमने नहीं लिखा, ये तो पहले से वेबसाइट हमारे पास आई थी ना, फिर हमने उसकी कीवर्ड रिसर्च की, हमने उसका कीवर्ड निकाला और हमने हेडिंग स्टाइल्स में कीवर्ड्स को अकोमोडेट किया। एक वेबसाइट पे कितने हेडिंग स्टाइल्स लग सकते हैं? H1 कितने लग सकते हैं? नाम भी H1 है, लग भी एक ही सकता है। 2 H1 नहीं लग सकते, एक से ज्यादा H2 लग सकते हैं, बहुत सारे H3 लग सकते हैं, बहुत सारे H4 लग सकते हैं, ठीक है। और ये हेडिंग स्टाइल्स क्या होते हैं? किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर होते हैं। हेडिंग स्टाइल्स क्या होते हैं? किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बता रहा है वो कि भाई क्या चीज है। जब मैंने कहा कि एक हेडिंग लग सकती है, इसका मतलब क्या हुआ? H1 एक लग सकता है। जो कुछ भी H1 में लिखा हुआ फौरी तौर पर पता लग जाएगा भाई ये क्या है, प्राइमरी कीवर्ड। जब H2 एक से ज्यादा लग सकते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। और उसके बाद नंबर ऑफ सेकेंडरी कीवर्ड्स, यानी सब कीवर्ड्स के सब कीवर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन टारगेट तो एक ही हो रहा है ना आपका मेन कीवर्ड। तो फिर हम चाहे तो H4 बहुत सारे लगा लें, चाहे तो H5 बहुत सारे लगा लें, चाहे तो H6 लगा लें। याद रखना है कि इनको लिखने का सीक्वेंस भी यही है, 1 to 6, नॉट 6 to 1। ऐसे नहीं है कि सबसे ऊपर आपने हेडिंग स्टाइल 6 लगा दिया, सबसे ऊपर कौन सा आएगा? 1 आएगा। सीक्वेंस यही है 1 to 6। अगर हम उल्टा कर देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर खराब कर रहे हैं। अगर हम हेडिंग स्टाइल इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसका मतलब है कि हम अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर खराब कर रहे हैं। अगर हम हेडिंग स्टाइल्स के अंदर ऐसे ही अननेसेसरी आइटम्स को हेडिंग स्टाइल्स लगा रहे हैं, मिसाल के तौर पर आपका एक मैसेज है कॉल नाउ, ये कोई कीवर्ड हो सकता है, ये कोई सब कीवर्ड हो सकता है, ये कोई सब कीवर्ड और सब कीवर्ड भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ पर कोई सा हेडिंग स्टाइल नहीं होना चाहिए, यहाँ पर सिर्फ सिंपली फॉर्मेटिंग होनी चाहिए। आप डेवलपर से कहेंगे कि इसको फॉर्मेट करो, इसमें हेडिंग स्टाइल इस्तेमाल नहीं करना। अगर हुआ है तो इसका मतलब है कि हम गूगल का स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर रहे और इसी वजह से हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर वीक है। समझ में आ गया? फिर हमने क्या कहा कि भाई इमेजेस होते हैं। जब हमारे पास वेबसाइट आई, बड़ी क्वालिटी के इमेजेस लगे हुए थे। जब मैंने इमेजेस के साइजेस को देखा, ये हम समराइज कर रहे हैं कि हमने इतने सारे लेसन में क्या सीखा है। हाँ, तो एक इमेज का जो साइज था वो 2 MB था, फाइल का नाम था 007। ठीक है, ऑप्टिमाइज है कि नहीं है? ऑप्टिमाइज ये इमेज नहीं है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन क्या है? जब हमारे पास आएगी तो हम कहेंगे भाई इसको लेस देन 300 किलोबाइट्स की रेंज में लाना है, या 300 में लाना है, या लेस देन 300 KB करना है। हमें इसकी नेमिंग कन्वेंशन भी करनी है कि आमतौर पर इसका नाम इसके कीवर्ड पे होना चाहिए, इसके नाम के बीच में स्पेस बार नहीं होनी चाहिए बल्कि डैशेस होने चाहिए। इमेज के टैग के अंदर आर्ट एट्रीब्यूट इस्तेमाल हुआ है और क्या उसमें कीवर्ड लगा है कि नहीं लगा, उसके अंदर टाइटल यूज हुआ है कि नहीं हुआ, ये सब। और इमेज फॉर्मेट क्या होना चाहिए? WebP, जो आज की तारीख का सबसे अच्छा फॉर्मेट है, दैट इज WebP। ये थी हमारी सारी की सारी इमेज ऑप्टिमाइजेशन, जो कि हम किसी भी वेबसाइट की SEO में जाकर देखेंगे। ठीक हो गया? लेकिन ये एक फेज हमारा हुआ खत्म। नेक्स्ट क्लास में अब हमने करना क्या है? नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बल्कि आज ही शेयर करूंगा, ये व्हाट्सएप चैनल पे सब है ना, उसके अंदर मैंने एक फोल्डर रखा हुआ है, गूगल ड्राइव का एक लिंक दिया हुआ है जी। दोबारा से शेयर करता हूँ जिनको वो नज़र नहीं आता। वैसे देखते कितने लोग हैं? लास्ट टाइम व्हाट्सएप चैनल कब देखा था? उसमें कोई मेरा प्रमोशनल कंटेंट नहीं पड़ा हुआ भाई, उसमें सारा आपसे रिलेटेड डाटा रखा हुआ है। उसके अंदर एक ड्राइव रखी हुई है, ड्राइव का लिंक दिया हुआ है जिसके अंदर सारा आपसे रिलेट करता हुआ डाटा है। एक तो उसको भी डाउनलोड कर लें, अलहदा से भी मैं एक फ़ाइल आपको भेजूंगा आज, उसको भी डाउनलोड कीजिएगा। ये वेबसाइट होगी। अब हमारा अगला फेज़ क्या है? अगले फेज़ में आपने क्या करना है? अगले फेज़ में मैंने आपको देनी है एक वेबसाइट, और उस वेबसाइट के ऊपर सबने अपनी ऑनरशिप कर लेनी है, यानी खुद से उसको बना लेना है अपने लिए। क्योंकि अब हम क्या करने वाले हैं अगले फेज़ में? SEO करने वाले हैं। तो SEO करने के लिए हमें क्या चाहिए? कॉपी चाहिए कि वेबसाइट चाहिए? नोटबुक नहीं चाहिए? हाँ, वेबसाइट नोटबुक नहीं चाहिए भाई, वेबसाइट चाहिए। वेबसाइट होगी तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे ना अपने स्टैंडर्ड सारे। तो आप सबके पास अपनी अपनी वेबसाइट होनी चाहिए।
अगले लेक्चर में अभी हमने बहुत सारा कुछ सीख लिया, अगले लेक्चर में हम डायरेक्ट ये सीखेंगे कि दो वेबसाइट मैंने आपको दिया, आप उसका अपना लोगो कर लें, अपना ये हेडिंग सेट कर लें, अपने इमेजेस कर लें, यानी अपना मोबाइल नंबर कर लो, अपना व्हाट्सएप नंबर कर लो, मेन्यू बार आपको अच्छी नहीं लग रही भाई और कौन सी चीज़ें होनी चाहिए वो कर लो, उसमें जो वीडियो आ रही है वो चेंज कर लो, उसमें जो एड्रेस आ रहा है वो चेंज कर लो, तो क्या होगा, बन गई वेबसाइट आपकी। उसके बाद अगर आपके पास होस्टिंग होगी तो आप उसे लाइक कर देना, ये आप ही का मैसेज ऑनलाइन हो जाएगा। होस्टिंग नहीं होगी तो प्रैक्टिस करने के लिए आपके कंप्यूटर पर ये सब कुछ मौजूद है। क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास में हमने एक सिंगल लेक्चर के अंदर ये देखना है कि आपने वेबसाइट को तैयार कैसे करना है, क्योंकि उसके बाद जो अगला लेक्चर हमारा होगा एक्चुअली वहाँ से हमारी एसईओ स्टार्ट होने वाली है, और जो हमारा पहला टॉपिक होगा दैट इज कीवर्ड रिसर्च, कि भाई कीवर्ड्स को फाइंड कैसे करते हैं। ये हमारा काम है, ये उसका काम नहीं है जिसकी वेबसाइट है, उसने सिर्फ मुझे बताना है कि भाई ये मेरा कारोबार है, ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, इसको रैंक कर दो। अब हमने उसका काम कहाँ से शुरू करना है, कीवर्ड से। ठीक, समझ आ गया सबको? मैं आप लोगों से एक वेबसाइट शेयर करूंगा, जरा मैं आपको बताने लगूंगा आपने इसे खोलना कैसे है, जरा देख लें। जी, आपके पास आपको मैं एक लिंक भेजूंगा, जब आप उसे क्लिक करेंगे तो इस तरह की कोई चीज आपके पास आ जाएगी, पब्लिक HTML। ठीक है, तो इस तरह का हमारे पास कुछ कंटेंट आ जाएगा पब्लिक HTML के नाम से। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद सबने क्या करना है, इसे डाउनलोड करना है अपने पास। क्लिक करेंगे तो भाई आपके कंप्यूटर पे आ जाएगा। ये तजर्बात मोबाइल पे नहीं करने हैं। हाँ, कई लोग समझ रहे होते हैं कि सब कुछ हमने मोबाइल पे कर लेना है। हाँ, मोबाइल पे नहीं करना, या तो अपने लैपटॉप पे करना है या अपने कंप्यूटर पे। व्हाट्सएप खोल लेते हैं ना लैपटॉप पे और कंप्यूटर पे, सब लोग खोल लेते होंगे भाई आजकल, तो सबको पता है कौन है इतना ज़हीन इंसान जो नहीं खोलता। web.whatsapp भाई, हाँ खुल जाता है ना, ऐप भी इंस्टॉल है, ये देखें ये ऐप है ना व्हाट्सएप का, दूसरा खोला हुआ है तो वहाँ पर ये वाला व्हाट्सएप चल रहा है, ये देखें चल रहा है। web.whatsapp.com स्कैन करें, यहाँ पे ओपन हो जाएगा। भाई इसमें कोई इतनी मुश्किल बात तो नहीं है। इतना काबिल आदमी कोई नहीं होना चाहिए इस क्लास में जो ये ना कर सकता हो। हाँ, ये तो सिंपल काम है, आपके रूटीन वर्क है जो आप करते हो। तो आप जैसे ही इस पर आओगे, आपने चैनल पे जाकर लिंक पे क्लिक करना है, वो डाउनलोड हो जाएगा आपके पास। जब वो डाउनलोड होगा तो इस तरह आएगा, और आपके पास आपको ना एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। मेरी बात को गौर से सुने, आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, और सॉफ्टवेयर का नाम है जी, क्या नाम है, 7zip या WinZip। WinZip कितने लोगों के कंप्यूटर पे इंस्टॉल है? WinZip 1 2, और जिनके पास WinZip है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनके पास WinZip नहीं है उनको मैं बता रहा हूँ कि उन्हें क्या करना है, 7zip का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। भाई ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। इसके लिए कोई डिग्री प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है। आपने 7zip डाउनलोड लिखना है अपने कंप्यूटर पर या अपने लैपटॉप पर। क्या हो गया भाई, इधर तवज्जो दे लो ना, कोई क्वेश्चन है मुझसे पूछ लो, ठीक है। हाँ जी, लैपटॉप कहाँ से आएगा? मेरी क्लास के बाद आपने मुझे मिलना, मैं आपको बताता हूँ, मेरी दुकान है, ठीक है, ठीक है, मैं आपको देता हूँ कहाँ से आएगा। आपने मेरी बात सुन लो पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ। इतने मज़ाहिया सवाल का ना इतना ही मज़ाहिया जवाब होना चाहिए, है ना जी। लैपटॉप नहीं है तो भाई कंप्यूटर तो है ना, कंप्यूटर भी नहीं है तो फिर आंसू बहाते हैं दोनों क्लास के बाद करीब बैठ के, ठीक है। मेरे पास आना, फिर मैं बताऊंगा अब और क्या ऑप्शन है आपके पास। अभी फिलहाल हम ये समझ रहे हैं कि कहीं पर तो होगा ना भाई, कंप्यूटर कोर्स करने आए हो, डिजिटल मार्केटिंग का कुछ तो प्लान बना के आए होगे ना, प्रैक्टिस करनी है, एक्सपर्ट बनना है, कोई चीज़ तो है ना जिस पे काम करना है आपको। थोड़ा सा सीरियस एटीट्यूड होना चाहिए। हाँ, लैपटॉप नहीं है तो ख़रीदना पड़ेगा, बजट नहीं है तो कंप्यूटर ख़रीद लो, कुछ भी नहीं है तो भाई ऊपर लैब में चले जाओ, ठीक है, वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर लो। बट ये आपको मैं बता दूं, अगर किसी के पास कंप्यूटर भी नहीं है, किसी के पास लैपटॉप भी नहीं है, तो डिजिटल मार्केटिंग करने में बड़ी रुकावट है, ये ध्यान में रखना है। इन दोनों में से कोई एक चीज़ आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए हमें थोड़ी प्रैक्टिस नहीं, ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। वो ज़्यादा प्रैक्टिस तभी आप कर सकते हैं जब आपके पास घर में या तो कंप्यूटर या लैपटॉप मौजूद हो। अभी फ़िलहाल क्या करना है, आपने 7zip डाउनलोड लिखना है
और ये जो ऊपर डाउनलोडर आ गया भाई, इस पर क्लिक करो और इसको डाउनलोड कर लो, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। आ गया, सबसे ऊपर जो लिंक आ रहा है इसको डाउनलोड कर लो। अगर किसी के पास WinZip है इट्स ओके, अगर उसके पास कोई कंप्रेशन सॉफ्टवेयर नहीं है जिससे कि किसी फोल्डर को जिप और अनजिप किया जाता है, तो फिर उसको ये काम करना है। ये फ्री टूल है, ठीक है, इसकी कोई चार्जेस नहीं है, कोई इसका क्रैक भी नहीं है भाई, सिंपली इसको यहाँ से डाउनलोड करो, इंस्टॉल हो जाएगा आपके कंप्यूटर, ठीक है। कैसे होगा, ले जिस पे क्लिक किया हमने, ये डाउनलोड हो गया। जैसे ये डाउनलोड हो गया, आपने इस पे क्लिक करना है और इसको इंस्टॉल कर लेना है। और जब आप इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट कर लेंगे, चले मैं आपके सामने कर भी देता हूँ, इसमें कोई इतना मुश्किल भी नहीं है भाई, ये एक सिंगल क्लिक पर इंस्टॉल है और छोटा सा एप्लीकेशन है, तो बहुत बड़ा एप्लीकेशन भी नहीं है, ठीक है। और फ्री में भी है, इसके लिए आपको बाय भी नहीं करना है इसको, ठीक है, ये फ्री सॉफ्टवेयर है। अब आपको क्या करना है, ये जो आपको मैंने ये सॉफ्टवेयर भेजा होगा, देखिए इसके आगे भी जिप लिखा हुआ आ रहा है ना, ये ऐसे ही आपको मिलेगा जिप फॉर्मेट में। आपने इसको अनजिप करना है। कहाँ पे करना है, किसी एक फोल्डर में कॉपी कर लीजिएगा पहले, जहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी हो। मिसाल के तौर पर मैंने किया भाई, इसको यहाँ से Ctrl+C और मैंने कहा भाई यहाँ पर जो है ना, मैंने अपना एक फ़ोल्डर बना लिया। आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि आप ऐसी प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पर इसका नाम बेशक रख लो, प्रोजेक्ट जो भी रखते हैं आपने नाम, और यहाँ पर करो इसको पेस्ट। ये अभी वही पेस्ट हुआ है जो आपने डाउनलोड किया है, ऐसे ही है ना, जो आपने व्हाट्सएप चैनल से वेबसाइट जिप फाइल डाउनलोड की है। अब आपने इस पर राइट क्लिक करना है जी, शो मोर करें तो यहाँ पर 7-zip लिखा हुआ आएगा आपको नज़र। अगर इंस्टॉल करने के बाद आपको नज़र ना आए, एक दफ़ा अपने लैपटॉप को या कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर लें और फिर क्या कर दें, एक्सट्रैक्ट हेयर। भाई ये कैसे डाउनलोड करना है, लेक्चर की रिकॉर्डिंग में मौजूद है, ठीक है। इसे कैसे अनजिप करना है, ये भी लेक्चर की रिकॉर्डिंग में मौजूद है। अगर किसी को ना समझ में आता हो तो इधर से कर ले। अब आप देख रहे हैं एक फोल्डर बन गया आपके सामने, पब्लिक HTML का फोल्डर आ गया ना, खुल गई फाइल आपके सामने। आप इसे खोलेंगे, इस पे काम करना है, इस पे कुछ नहीं करना। इसको तो सिर्फ हमने ट्रैवल कराने के लिए इस्तेमाल किया था। आपने इस पे आना है और यहाँ पर ये जिप की फ़ाइल, हमारे पास ये वेबसाइट की फ़ाइल आ रही है, नाम क्या है इसका, इंडेक्स। इसे खोलेंगे तो ये आपके पास ऑफलाइन वेबसाइट खुल जाएगी। लोकल का मतलब क्या हुआ कि आपके कंप्यूटर पे, ऑनलाइन नहीं है बल्कि ऑफलाइन। तो ये हमारे पास ऑफलाइन वेबसाइट खुल गई। अगली क्लास में हम इसमें चेंजेस करेंगे ताकि आप सब लोग इस वेबसाइट के ऊपर अपनी ऑनरशिप बनाएं, और जब हम SEO पढ़ें तो आप घर बैठ के इसके ऊपर प्रैक्टिस करें सब स्टूडेंट्स। क्लियर, समझ में आ गया सबको?